नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत के वाणिज्य मंत्री ने कहा, विश्व व्यापार संगठन पर कृषि पर समझौता विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 21वीं बैठक दुशांबे में आयोजित हुई। मेघालय में उद्यम स्थापत्य परियोजना आरंभ की गई। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने शहरी रिवर फ्रंट योजना और विकास के लिए दिशा निर्देश पत्र जारी किया। शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 2427 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। और अब खबरें विस्तार से। भारत के वाणिज्य मंत्री ने कहा, विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर समझौता विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध है। कृषि पर समझौता कृषि व्यापार और घरेलू नीतियों में दीर्घकालिक सुधार के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना और कृषि क्षेत्र को विकृति से मुक्त करना। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कृषि व्यापार पर लगातार वार्ता कर रहे हैं। कृषि व्यापार समझौते में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे बाजार तक पहुँच के लिए समझौते में सम्मिलित प्रावधान है, व्यापार पर प्रतिबंधों का उपयोग जैसे कि आयात पर प्रशुल्क। हालांकि भारत और अन्य विकासशील देशों के समक्ष इससे संबंधित कई चुनौतियां हैं, जैसे कि मुख्य रूप से विकासशील देशों में इस तरह के बाजार आरंभ हुए हैं। विकसित देशों की उच्च व्यापार विकृतकारी घरेलू समर्थन नीतियों के साथ साथ उच्च प्रशुल्क की वजह से वहां के बाजारों में विकासशील देशों के उत्पादों का प्रवेश बाधित हो रहा है। दूसरा प्रावधान है घरेलू समर्थन का। इसके तहत समझौते में कहा गया है कि सब्सिडियों और अन्य सहायता कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहिए जो कि उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन व्यापार को विकृत नहीं करते हैं। इसके तहत 3 तरह की सब्सिडियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें शामिल है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। इस तरह की सब्सिडी व्यापार को विकृत नहीं करती है या बहुत कम व्यवधान उत्पन्न करती है। समझौते में इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसमें सब्सिडी की व्यापक सीमा होती है। ये कृषि उत्पादन के 5% तक सीमित की गई है और विकासशील देशों के संदर्भ में इसे 10% तक लागू किया गया है। तीसरी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें सब्सिडी की व्यापक सीमा की अनुमति होती है, लेकिन इसे व्यापार विकृति को कम करने के लिए परिकल्पित किया जाना चाहिए। इस पर कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है। भारत और अन्य विकासशील देशों के समक्ष इससे संबंधित चुनौतियों की बात करें तो यदि विश्व व्यापार संगठन में कथित रूप से व्यापार विकृतकारी सब्सिडियों के विरुद्ध आम सहमति बनती है, तो फिर भारत और अन्य विकासशील देशों को किसानों से खरीदे जाने वाले कृषि उत्पादों की मात्रा को कम करने के लिए विवश किया जाएगा। साथ ही सरकार किसानों के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। समझौते के तहत तीसरा प्रावधान है निर्यात प्रतिस्पर्धा का। इसमें कहा गया है कि निर्यात सब्सिडियों और अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहिए जो कि निर्यात को सब्सिडी प्रदान करते हैं। ये सब्सिडीज विकासशील देशों में कृषि आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को भी अस्थिर और दबावग्रस्त करती है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक दुशांबे में आयोजित की गई। सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद शंघाई सहयोग संगठन में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। शंघाई सहयोग संगठन वर्ष 2001 में शंघाई में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सुरक्षा संगठन है। संगठन की गतिविधियों को एससीओ सचिवालय समन्वित करता है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रेड्स इसका एक महत्वपूर्ण निकाय है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का सामना करने के लिए अधिदेशित है। ये बैठक कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान ईरान एससीओ के स्थायी सदस्य के रूप में और सऊदी अरब, मिस्र और कतर एससीओ के संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुए। विशेषज्ञों के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन में ईरान का एक सदस्य के रूप में प्रवेश एससीओ को व्यापक मध्य एशिया, मध्य पूर्व प्रणाली में एक अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद एचसीओ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी सीएसटीओ के बीच अफगानिस्तान पर आउटरीच सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत द्वारा एससीओ क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ते कट्टरपन और उग्रवाद की वजह से उत्पन्न समस्याओं को रेखांकित किया गया। सीएसटीओ रूस के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है। ये बाह्य आक्रमण से किसी भी सदस्य को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में सीएसटीओ के सदस्य हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूसी संघ और ताजिकिस्तान। इस बैठक में भारत ने मांग की है कि परस्पर विश्वास को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाएं पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण और विमर्शशील होनी चाहिए।
अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से। मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना आरंभ की गई है। इसका नाम है मेघ ईए। मेघ ईए का लक्ष्य पारंपरिक सेवा वितरण प्रक्रिया को डिजिटल सेवा प्रणाली में बदलना है। मेघ ईए 6 स्तंभों में विस्तारित है, जिनमें शामिल है अभिशासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण। आपको बता दें कि मेघालय भारत उद्यम स्थापत्य यानी इंड ईए को मेघ ईए के रूप में लागू करने वाला पहला राज्य है। इंड ईए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये एक ऐसा तंत्र है जो समान प्रतिमानों एवं मानकों के अनुरूप संपूर्ण भारत में सभी सरकारों और उनके अभिकरणों द्वारा स्वतंत्र और समानांतर रूप से एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स के विकास और उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है। ये ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने का एक माध्यम है। इस तंत्र में 8 संदर्भ मॉडल शामिल हैं, जिसमें शामिल है व्यवसाय, अनुप्रयोग, डेटा, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, सुरक्षा, अखंडता और संरचना शासन। इंड ईए के प्रमुख लाभ ये हैं कि ये कई चैनलों के माध्यम से एकीकृत सेवाओं की आपूर्ति द्वारा नागरिकों एवं व्यवसायों को एकल सरकारी अनुभव प्रदान करता है। सेवाओं के वितरण की दक्षता में वृद्धि और विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार लाना है। इसके अलावा सूचना तक सुगम पहुंच के माध्यम से कर्मचारियों और एजेंसियों की उत्पादकता में वृद्धि करना और संपूर्ण सरकारी तंत्र में निर्बाध अंतः क्रियाशीलता के माध्यम से एकीकृत और परस्पर आधारित सेवाएं प्रदान करना है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक आयोजित की गई। जीएसटी परिषद मार्च 2026 तक विस्तारित अवधि के लिए प्रतिपूर्ति उपकर लागू करने पर सहमत हो गई है। जीएसटी कंपनसेशन सेस उन उत्पादों पर आरोपित किया जाता है जिन्हें अहितकर या विलासिता की वस्तु जैसे कि तंबाकू और ऑटोमोबाइल के रूप में माना जाता है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर को एक गैर व्यक्तिगत निधि में स्थानांतरित किया जाता है। इसे जीएसटी प्रतिपूर्ति कोष के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत के लोक लेखे का हिस्सा है। जून 2022 के बाद राज्यों को कोई नवी जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही उल्लिखित तिथि के बाद एकत्र किए जाने वाले उपकर का उपयोग केवल ब्याज और ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिपूर्ति की कमी को पूरा किया जा सके। जीएसटी कानून के अनुसार राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व में किसी भी प्रकार की हानि के लिए केंद्र द्वारा जुलाई 2022 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। कई राज्य प्रतिपूर्ति को अन्य 5 वर्षों के लिए विस्तारित करने की मांग कर रहे हैं। जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को अनुशंसाएं प्रदान करती है। अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने शहरी रिवर फ्रंट योजना और विकास के लिए दिशा निर्देश पत्र जारी किया। ये दिशा निर्देश गंगा नदी बेसिन के तथा व्यापक रूप से संपूर्ण देश के शहरी योजनाकारों को ये समझने में सहायता करेंगे कि किस तरह से एक शहरी रिवर फ्रंट को एक मास्टर प्लान में शामिल किया जाए। नदी संवेदनशील शहरी मास्टर प्लान सृजित करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इससे पहले एनएमसीजी ने गंगा नदी के लिए एक शहरी नदी प्रबंधन योजना प्रकाशित की थी। शहरी नदी प्रबंधन योजना की आवश्यकता को इस तथ्य से रेखांकित किया गया है कि नदी की स्थिति में कोई भी सुधार पहले शहरी क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों का समाधान किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन मुद्दों में शामिल है घरेलू इकाइयों, उद्योगों और कृषि क्षेत्रों से अनुपचारित अपशिष्ट जल नदी में मिल जाता है। इसके अलावा नदी के किनारे अनधिकृत कॉलोनियां और मलिन बस्तियां नदी के प्राकृतिक मार्ग और प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। साथ ही जल का पर्याप्त पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की भी कोई योजना नहीं है। इसके अलावा गलत प्रैक्टिसेस से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से नदी में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ रही है। शहरी नदी प्रबंधन योजना के तहत कई अनुशंसाएं की गई हैं, जैसे अतिक्रमण को हटाना, खुले में शौच, कपड़े धोने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध, नदी तटीय क्षेत्र का विकास या पुनर्स्थापन, अनुपचारित वाहित मल के निर्वहन की रोकथाम और तृतीय उपचारित सीवेज का दोबारा उपयोग तथा उससे उत्पन्न मलयुक्त गाद का निपटान। शहरी नदी प्रबंधन योजना में सहक्रियात्मकता के तहत परिचालनरत अन्य शहरों की योजनाओं और राष्ट्रीय मिशन का अनुसरण करना शामिल है। संधारणीयता में वित्त का सुस्पष्ट प्रवाह शामिल है। सरल के तहत न्यूनतम समर्थन के साथ शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों द्वारा समझने और कार्यान्वित करने में सुगमता, सामान्य लेकिन स्थल विशिष्ट श्रेणी 1 के सभी शहरों के लिए प्रयोज्य होना चाहिए और मापनीय यानी प्रगति और उपलब्धियां मात्रात्मक होनी चाहिए।
शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 2,427 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 11 राज्यों को वर्ष 2021-22 के लिए सशर्त अनुदान की पहली किस्त जारी की है। यह अनुदान छावनी बोर्डों सहित 9 मिलियन प्लस शहरों को प्रदान किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है मिलियन प्लस यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूह या शहर, जिसमें कि दिल्ली और श्रीनगर को छोड़ा गया है, और दूसरी श्रेणी है 10 लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे। 10 लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बों के लिए समग्र अनुदान में से 40% मूल यानी शर्त मुक्त अनुदान है और शेष 60% सशर्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। मूल अनुदान का उपयोग वेतन के भुगतान और अन्य स्थापना संबंधी व्यय को छोड़कर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, और NMPCs यानी 10 लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बों के लिए सशर्त अनुदान बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन प्रदान करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है, जिसमें से 50% अनुदान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। शेष 50% अनुदान पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण से संबद्ध है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विश्वेश्वरैया PhD योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। इस योजना को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में 9 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। इसे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के क्षेत्रों में PhD उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और IT या ITES में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। योजना के द्वितीय चरण का उद्देश्य 1000 पूर्णकालिक PhD उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक PhD उम्मीदवारों, 50 युवा संकाय अनुसंधान फेलोशिप और 225 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप को प्रोत्साहन प्रदान करना है। रेल कौशल विकास योजना। रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रेल कौशल विकास योजना आरंभ की है। रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को कई व्यवसायों में प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना है। इस योजना के तहत 10वीं कक्षा पास कर चुके और 18 से 35 वर्ष के बीच के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। इसके अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें 4 व्यवसायों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। स्पिन यानी स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया योजना। स्पिन योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना में प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड में 780 कुम्हारों ने पंजीकरण कराया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा RBL बैंक के माध्यम से कुम्हारों को वित्तीय सहायता के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। साथ ही कारीगरों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। स्पिन योजना में कुम्हार द्वारा ऋण को आसान किश्तों में चुकाया जाएगा। ये कुम्हार सशक्तिकरण योजना के विपरीत है, जो कि एक सब्सिडी आधारित कार्यक्रम है। मुस्कान पहल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुस्कान पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य रोकथाम योग्य नवजात शिशु और बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण बाल सुलभ सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को लक्षित किया जाएगा। ये मौजूदा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स ढांचे के भीतर एक नई गुणवत्ता सुधार पहल है। NQAS को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। NQAS वर्तमान में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपलब्ध है। उच्च राख यानी हाई ऐश कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रायोगिक संयंत्र। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने उच्च राख कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके हैदराबाद में भारत का पहला प्रायोगिक संयंत्र विकसित किया है। इस संयंत्र में पहले कोयले से संश्लेषण यानी सिन गैस का उत्पादन करने के लिए द्रवीकृत शाई का गैसीकरण तकनीक यानी फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और उसके बाद इसे 99%
5% शुद्धता के साथ मेथनॉल में परिवर्तित किया जाता है। ये नीति आयोग की स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल का एक हिस्सा है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इससे भारत को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने, भारतीय ऊर्जा भंडार का इष्टतम उपयोग करने और आत्मनिर्भरता के लिए कच्चे तेल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। प्लेनेटोरियम इनोवेशन चैलेंज, इसे माईगॉव इंडिया यानी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और तकनीकी उद्यमियों के लिए आरंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य एक स्वदेशी प्लेनेटोरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्मित करने की क्षमता रखने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है। इस सॉफ्टवेयर को ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मर्ज्ड रियलिटी सहित नवीन तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाएगा। अभ्यास सूर्य किरण, ये भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।